Welcome again, students. Today we are going to discuss our new topic, the mixed grouping of cells. In the previous two lectures, we have discussed about the series and parallel combination of cells and the conditions for the maximum current from the series combination and the maximum current from the parallel combination. Today we are going to discuss the mixed grouping of cells and how we can draw maximum current from the mixed grouping of cells. Let's draw the circuit diagram first. Let us suppose that we have a combination in which first n number of cells are connected in series and we have m number of such rows are there up to m rows up to m rows. Suppose this is the combination we have given. This is known as the mixed grouping. Here we have n number of cells are up to n terms. Here n number of cells are in first row. N number of cells are connected in series and each cell have an EMF of E and each cell have an internal resistance of small r and such rows are connected in parallel up to m terms. Okay, and this whole combination is connected to an external resistor capital R. Okay, let's find out the condition for the maximum current for this combination. क्या किया हमने यहाँ पर सर्किट में क्या लिया है, एक रो के अंदर n नंबर ऑफ सेल्स हैं और हर एक सेल का ईएमएफ E के इक्वल है और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R के इक्वल है और इस तरह की हमने m नंबर ऑफ रोज को कंबाइन किया है पैरेलल के अंदर और इसकी वजह से हमें कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम करंट की। सबसे पहले हम एक सिंगल रो के बारे में बात करेंगे। द ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट ऑफ वन रो, सिर्फ एक रो के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब यहां से एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर हम फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल रहेगा, E प्लस ई अप टू n टर्म्स। ओके, E प्लस ई अप टू n टर्म्स तक हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो यहां से एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल आएगा, हमारे पास n टाइम्स ऑफ द ईएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल सेल के इक्वल आएगा। और इस तरह के हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, m नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं पैरेलल के अंदर। सो पैरेलल के अंदर जो हमारे पास ईएमएफ रहेगा या फिर हम बोले पोटेंशियल ड्रॉप जो रहेगा वो सेम रहता है। तो हमारे पास जो ये पूरा का पूरा सर्किट गिवन है इसकी वजह से इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर हम इस पूरे की वजह से, अब यहाँ से हमने फर्स्ट रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट किया है और वो किसके इक्वल आया है, E equivalent is equals to n टाइम्स ऑफ द EMF E के। अब ये जैसा कि ये सारी की सारी रोज क्या है, पैरेलल के अंदर हैं और पैरेलल के अंदर हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम रहता है। सो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से जो इक्विवेलेंट EMF रहेगा वो सेम यही रहेगा, हमारे पास E इक्विवेलेंट के इक्वल ही रहेगा। सो टोटल EMF of the combination will be equals to n times EMF of the single cell. Okay, now we will discuss about the internal resistance of the
फर्स्ट रो। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रो। पहली रो के बारे में हम बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये सारे के सारे क्या हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं, तो फर्स्ट रो के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम लिखेंगे तो किसके इक्वल आएगा, R प्लस R ऐड करते चले जाएंगे अप टू n टर्म्स तक, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r के इक्वल आ जाएगा। और अब इसको अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो इक्विवेलेंट डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगा इसका, यहाँ से हम इक्विवेलेंट डायग्राम इसका बना सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगी जिसके अंदर, ये इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं मैं, कि जो फर्स्ट रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक सेल के अंदर जिसका ईएमएफ है n टाइम्स ऑफ स्मॉल e, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। ओके, और इस तरह की m नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, कनेक्टेड हैं पैरेलल के अंदर। ओके, तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, या फिर हम बोलें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स किसके इक्वल रहेगा, ये हमारे पास हम ऐड करते चले जाएंगे, सारी की सारी क्या है, पैरेलल के अंदर हैं। इस कंप्लीट के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस NR, इसके लिए फिर से NR, इसके लिए फिर से NR, और ये भी हमारे पास NR के इक्वल। ये सारे के सारे पैरेलल के अंदर जब ऐड होंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 1/NR प्लस 1/NR अप टू m टर्म्स, और जब हम उनको ऐड करेंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, m अपॉन nr, और ये क्या रहेगा 1/r इक्वलेंट, मींस ये किसके इक्वल है हमारे पास, 1/r इक्वलेंट के इक्वल है। तो यहाँ से हमें r इक्वलेंट की जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो r इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू nr/m के इक्वल आएगा। ओके, nr/m के इक्वल। और टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट will be equals to external resistance plus internal resistance, and the internal resistance is NR/M, and we have to find out the condition for the maximum current, and we know that the current I will be equals to total EMF upon total resistance, EMF upon total resistance, and the total EMF is n times E, it is n times E upon total resistance is R plus NR/M. Let's take the LCM. So we have total current is equals to, when we take LCM, M goes upside, M N E upon MR plus NR. So ये हमारे पास क्या रहेगा, टोटल करंट रहेगा। अब हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कोई भी फैक्टर जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है। ओके, कोई भी फैक्टर जब जीरो के इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के लिए कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। डिनोमिनेटर के लिए कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। अब डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास फैक्टर है वो है M कैपिटल R प्लस n टाइम्स स्मॉल r। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका स्क्वायर रूट कर दें और स्क्वायर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ MR होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्मॉल r स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक फैक्टर हम ऐड भी कर देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। -2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट MR स्क्वायर रूट NR हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और इसी को फैक्टर को हमने
ऐड भी कर दिया तो हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम ऊपर वाला फैक्टर देखते हैं, ये टर्म अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारा जो फैक्टर था एम आर प्लस एन आर कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट एम आर स्क्वायर रूट एन आर। अब इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट मींस डिनोमिनेटर हमारा कहीं से भी मिनिमम नहीं हो रहा है। अगर हमें डिनोमिनेटर को मिनिमम करवाना है तो ये फैक्टर क्या होना चाहिए, हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये फैक्टर हमारा 0 के इक्वल रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन आर इज इक्वल टू 0, अगर ये फैक्टर हमारा 0 के इक्वल रहता है तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, और ये क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम यही पॉसिबल है, मिनिमम ये पॉसिबल है, तो ये अगर वैल्यू हमारे पास मिनिमम आ जाती है तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से अगर हम इक्वेट करवाएं तो रिजल्ट आता है एम आर इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल आर, और कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। अब यहां से अगर हम चेक करें तो R क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड एन आर बाई एम क्या है, एन आर बाई एम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि करंट मैक्सिमम कब रहेगा, जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल रहे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल रहता है। तब हम किस तरह की ग्रुपिंग का इस्तेमाल करेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स का यूज करते हैं टू हैव द मैक्सिमम करंट। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मींस जब हम किसी कंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं तो उसकी वजह से कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस क्यों होती है। जब कंडक्टर के अंदर से आयंस या फिर हम बोलें कि करंट कैरियर्स जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास करते हैं, तो वो अपनी जर्नी के दौरान क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। इनके साथ जो मेटल के आयंस हैं प्लस में वो आपस के अंदर भी उनके अंदर क्या होता है, कोलिजन होता है, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ लॉस आ जाता है। और वो जो लॉस होता है वो किस फॉर्म के अंदर रहता है, एनर्जी की फॉर्म के अंदर, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म के अंदर रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो अपोजिशन आ रहा है कंडक्टर के अंदर, किसके फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर, उसमें उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, मींस अगर हम किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करवा रहे हैं तो उसके अंदर जब करंट कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं तो उनके फ्लो में जो अपोजिशन ऑफर हो रही है, उस अपोजिशन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है, हीट की फॉर्म के अंदर लॉस होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है कंडक्टर के अंदर, वो कितने अमाउंट के अंदर होती है। सपोज ये हमारे पास कोई रजिस्टर है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, और इसको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ ज्वाइन किया हुआ है, और इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रजिस्टर, वो क्या है, V के इक्वल है। ओके, अब यहाँ से अगर हम चेक करें, सपोज ये I अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। अब यहाँ से अगर हम चेक करें, ये सेल का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो VA रहेगा और जो VB रहेगा, VA इज ग्रेटर देन रहेगा किससे, VB से, और V जो है हमारा किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू VA माइनस VB, एंड इट इज ग्रेटर देन 0। अब ये
जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो किसकी वजह से, अपोजिशन जो ऊपर हो रही है यहाँ पर उसकी वजह से। अब यहाँ पर अपोजिशन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, सपोज टी टाइम के लिए कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी रजिस्टर आर में से, सो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है H इज इक्वल टू रहता है वी आई टी के, वी आई टी, हियर टी इज द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ओके, और यहाँ से हम अगर ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू रहता है I टाइम्स आर के, और आई टी पहले से है तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाता है आई स्क्वायर आर टी के इक्वल। एक और फॉर्म भी है इसकी। अब यहाँ पर हमने V की वैल्यू पुट की थी, अगर इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं I की वैल्यू पुट कर देते हैं, और I हमारे पास किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर, V इंटू V बाई आर टाइम्स टी। तो यहाँ से हमारे पास हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर किसके इक्वल आ जाती है, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी के। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है वी आई टी, सेकेंड वन आई स्क्वायर आर टी, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है, तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स। ओके, हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल्स। और ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये हमें किसने दिया था, जूल ने दिया था, तो इसलिए हमें हम इस एक्सप्रेशन को जूल्स हीटिंग या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अब अगर हमें हीट फाइंड आउट करनी है कैलोरीज के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन आया है जूल के अंदर हीट प्रोड्यूस किसके इक्वल आई, H इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये किसमें है, जूल के अंदर है। अगर इसी एक्सप्रेशन को हमें कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, वी आई टी अपॉन 4.18 कैलोरीज, और आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरीज इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन 4.18 आर इंटू टी कैलोरीज। सो कैलोरीज के अंदर हमें क्या करना है, ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसको 4.18 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये रिलेशन रहता है हमारे पास जूल और कैलोरीज के अंदर। यहाँ से हमें डिपेंडेंसी बतानी है। अब हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है हमारे रेजिस्टेंस के फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ करंट, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट वन, heat produced is directly proportional to time, and the heat produced is inversely proportional to resistance for a given value of potential. So dear students, this is all about today's video. Hope you guys understand the topics. Thank you, have a nice day.